जाते तू ये खेल दीवानों का। नाज़रीन, आप देख रहे हैं HBL PSL खेल दीवानों का और मैं हूं आपके साथ रमशा कंवल। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद वसीम। HBL PSL खेल दीवानों का प्रेजेंटेड बाय कैडबरी, रिफ्रेश बाय स्प्राइट एंड पावर्ड बाय जैज। सबसे पहले आज के हम इस शो में बात करेंगे मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लैडिएटर्स का आज मुकाबला होने जा रहा है। तो कितना एक्साइटिंग ये मुकाबला होगा। साथ साथ जो 2 दिन का रेस्ट मिला वो प्लेयर्स ने तो खासा रेस्ट किया, लेकिन PCB के लिए और सारी मैनेजमेंट के लिए ये 2 दिन बहुत ज़्यादा हैक्टिक रहे। उसकी वजह यही थी कि PSL का जो कवरेज इशू हुआ उसकी वजह से बहुत ज़्यादा चहमगोइयाँ थी कि अब जो प्रोडक्शन है वो किस तरीके से होगी, वो मुतासर हो सकती है। बहरहाल PCB की तरफ से ये मामला सॉर्ट आउट कर लिया गया है। नई कंपनी को अब इसके लिए जिम्मेदारियां हैं वो सौंप दी गई हैं, कम्युनिकेट भी कर दिया गया। तो सबसे पहले वसीम बात यही कर लेते हैं, आज के मैच की कवरेज पर भी मैं आपसे कमेंट लेना चाहूंगी कि अब नेक्स्ट हमने अगली PSL के लिए क्या प्लान करना है। बहरहाल मुल्तान सुल्तान वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स, कितना एक्साइटिंग आज का ये मैच होगा और विक्ट्री कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है। देखिए, आपने जो रेस्ट की बात की है, ब्रेक की बात की है, मच नीडेड फॉर द प्लेयर्स, लेकिन हमें देखने वालों को लग रहा था कि जैसे ज़िंदगी रुक सी गई है, 2 दिन मैचेस देखने को नहीं मिले। लेकिन वंस अगेन वेन्यू चेंज हो रहा है शारजाह के अंदर, होपफुली बड़ा क्राउड आएगा, दोनों अच्छी टीमें, एक एक्साइटिंग मुकाबला देखने की तवक्को है। तो आपने क्राउड की बात की है और एक्साइटिंग मुकाबला यकीनन हो रहा है। तो हम बात कर लेते हैं हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं उमर फारूक दुबई में, उनसे बात कर लेते हैं, बल्कि अब तो शारजाह पहुंच चुके हैं। तो उमर फारूक बताइएगा PSL के कवरेज पे सबसे पहले तो आप बताइए कि मामला अब कहाँ तक पहुँचा और जो नई कंपनीज को राइट्स दिए गए हैं, जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं, वो अब सारा स्मूथली प्रोडक्शन वैसे ही होगी जैसे पहले हो रही थी। उमर जी, प्रोडक्शन की जो एक प्रॉब्लम चल रही थी काफ़ी देर से, अब 2 दिन का टाइम मिला था पाकिस्तान को उस पर सारा कुछ दोबारा से अपने आप को रीबिल्ड करने का। एक नई प्रोडक्शन टीम हायर की गई है ब्रॉडकास्टर की तरफ से, जिनको ब्रॉडकास्टिंग राइट दिए गए थे। जैसे हमने पहले भी इस शो में डिस्कस किया है कि प्रॉब्ली ये चीज़ हल हो जानी थी, बिकॉज आपके पास पैसा है। प्रोडक्शन टीम दुनिया में एक अकेली नहीं है, बेशक इंडिया की थी, लेकिन इसके अलावा दुबई बेस्ड काफ़ी सारा प्रोडक्शन हाउसेज हैं, उनमें से एक को हायर किया गया है। और वो अब आज रात को जो शारजाह में मैच शुरू होने वाला है लाहौर का, मुल्तान का, यहाँ से एक नई टीम जो है प्रोडक्शन अपनी स्टार्ट करेगी। लेकिन जो क्रू था, जो कमेंटेटर्स थे, जो किट थी प्रोडक्शन टीम की, एग्जैक्टली सेम वही है। एक नई कंपनी ने आगे इसको टेक ओवर किया है। जो कॉन्ट्रैक्ट्स किए थे, मेरी 2-3 कमेंटेटर से बात भी हुई है तो उन्होंने ये एश्योरिटी दी है कि PCB ने एग्जैक्टली उनको यही बोला है कि आपके जितने कॉन्ट्रैक्ट्स पहले किए गए थे, हम मेक श्योर करेंगे कि वो एग्जैक्टली सेम स्पिरिट के साथ अप्लाई किए जाएं। आपके जो पेमेंट्स के स्केजुअल थे, आपके जितने भी स्केजुअल थे पेमेंट्स के, वो उन्हीं टाइम पे दिए जाएंगे जो आपके साथ IMG ने प्रॉमिस किया था। सो ठीक है, एक टेम्प्रेरी डेंट पड़ा पाकिस्तान को, थोड़ी प्रॉब्लम हुई, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो अपना। अच्छा उमर, हमें थोड़ा सा अपडेट करें टीम स्क्वाड्स के अंदर। हम देख रहे हैं कुछ चेंजेस आ रही हैं। लाहौर कलंदर की अगर हम बात करते हैं, मोहम्मद हफीज़ जो उनके कैप्टन थे, इंजर्ड होकर वो PSL से बाहर हो चुके हैं और एक बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की उन्होंने रिप्लेसमेंट लिया, सलमान बट टीम के अंदर आए। तो लाहौर की टीम को इस टाइम पे आप कैसा देख रहे हैं? जी बिल्कुल हफीज़ के जाने से काफ़ी सेटबैक होगा लाहौर को, लेकिन लाहौर के पास उनके बेंच की जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है अगर हम देखें, और यही एक डिफरेंस क्रिएट करती है लाहौर कलंदर की। इस बार की जो सिलेक्शन है फॉर द PSL 4, ये काफ़ी ज़्यादा कंपेटिटिव है। जो आपके बेंच पे लड़के बैठे हुए, दे आर इक्वली गुड। और कोई इंजरी ज़ाहिर है, हफीज़ की इंजरी हुई तो एक सेटबैक तो है, लेकिन अभी सलमान बट को वापस लाया गया टीम के अंदर। आई थिंक उसको एक्सपीरियंस तो काफ़ी है। अगर हम स्टैट्स देखें, स्टैट्स में सलमान बट इज़ सेकंड टू बाबर आजम। अगर जब से उनका कमबैक 2016 से हुआ तो ही स्कोर्ड मोर रन्स, और उनकी एवरेज जो है, उनका जो स्ट्राइक रेट है, अब स्ट्राइक रेट जो है अदार एक जब आप T20 की बात करते हैं तो यू ऑलवेज हैव टू हैव एटलीस्ट 110 से ज़्यादा आपका स्ट्राइक रेट होना चाहिए, जो कि आई थिंक सलमान बट का 117 के करीब स्ट्राइक रेट है। तो ही इज़ अ गुड प्लेयर, ही इज़ नॉट अ फ्लैम्बोयेंट किस्म का हिटर है, कोई उतना आप उससे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि वो आते सारी फायरवर्क करेगा। लेकिन बट आपको एक एंकर, लाहौर को हमेशा से एक एंकर चाहिए था जो आपके मिडल में आके या नंबर 3 या नंबर 4 पे आके आपके जो टॉप ऑर्डर का अगर खुदा ना कभी कोलैप्स होता है तो वो एंकर करे और आपके मिडिल ऑर्डर को लेके चले। तो सलमान बट में एक्सपीरियंस भी है, क्रिकेट भी बहुत ज़्यादा खेला है, फिटनेस इज़ हाई लेवल, उनकी फिटनेस जो है वन ऑफ द बेस्ट अमंग पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट। बात वही आगे उमर के जो स्ट्राइक रेट है वो एक अच्छा रिकॉर्ड होता है, लेकिन सलमान बट के लिए यहाँ पर ये भी डिस्कशन है, जो चहमगोइयाँ हो रही हैं खासतौर पर सोशल मीडिया की बात की जाए, क्या वो जो कम बैक कर रहे हैं उसके बाद उन पर कड़ी नजरें होंगी, और फिर ये भी कहा जा रहा है कि उनके करियर का ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मोड़ है। उमर
देखिए, अब सलमान पे क्रिटिसिज्म का जो पॉइंट है ये काफ़ी ज़्यादा उठाया जाएगा। लोग क्रिटिसाइज ऑलरेडी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे बात करें और हमारे मीडिया सर्कल में काफ़ी बात करें तो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करनी पड़ेगी लाहौर कलंदर को सलमान बट को लेने के। लेकिन ये वन टाइम है। आमिर के आने में भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म की गई थी। ऑल्दो में इसमें दो डिफरेंट केसेज हैं। आमिर का अलग केस है, सलमान के डिफरेंट जो उनके इशूज़ थे उनके डिफरेंट मैकेनिक्स हैं। लेकिन इसे वन टाइम थिंग। जब आप एक लड़का परफॉर्म कर देता है, अगर तकरीबन अगर उनके फैंस हैं अभी भी थोड़े हेटर्स भी हैं, पसंद नहीं करते। ऑब्वियसली जो उनका जो पास्ट है वो काफ़ी टेंटेड रहा है, जिस पे कोई राय नहीं है कि उनको वापस आना नहीं चाहिए था। लेकिन देखिए, उनको चांस मिला, वो सिस्टम का हिस्सा हैं, खेल रहे हैं। तो अगर वो पाकिस्तान डोमेस्टिक का पार्ट बनते हैं, जो कि वो ऑलरेडी बन रहे हैं, PSL ऑल्दो थोड़ा इज अ स्टेप हायर देन व्हाट वी प्ले इन पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट जो हम देखते हैं। लेकिन आई थिंक काफ़ी देर से सलमान जो है ही वाज नॉकिंग द डोर, और प्रॉब्ली 2017 का जो वेस्ट इंडीज़ टूर था आराम से उसकी सिलेक्शन हो जाती है टेस्ट टीम में। लेकिन स्पॉट फिक्सिंग का मामला जो PSL में हुआ सेकेंड एडिशन में, वो एक उनकी सिलेक्शन में आड़े आया। लेकिन आई थिंक क्या कर सकते हैं इसमें हम, जितना मर्जी हम बात करें, ही इज इन द टीम, ही वाज क्लियर्ड फॉर द PSL टीम, तो ही इज देयर एंड आई एम श्योर कि वो रन्स करे। और जो फैंस हैं, बिल्कुल, बातें चाहे कितनी भी हों, बातें तोड़ जाएंगी अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है। बहुत शुक्रिया उमर फारूक, आपने हमें अपडेट किया। बात हुई आगे वसीम कि नजरें अब सबकी हैं, और सलमान बट के लिए जो सवाल मैंने उमर से किया कि ये बड़ा इस वक्त कहा जा रहा है कि अगर वो परफॉर्म करते हैं तो उनके लिए ओवरऑल जो उनका करियर है उसमें एक चेंजिंग पॉइंट आ सकता है वसीम। आई डोंट थिंक उनका कोई फ्यूचर पाकिस्तान टीम के लिए इतना ज़्यादा बचा है। एक तो उनका पास जैसा रहा है, उसके बाद अगर एज फैक्टर देखते हैं वो भी आ रहा है, दूसरा कंपटीशन लेवल जो है वो काफ़ी ऊपर जा चुका है। तो जो मुझे लग रहा है कि एक जो अब इंटरेस्टिंग मूव आप कह सकते हैं लाहौर कलंदर्स की जानिब से, क्योंकि उनके जो हेड कोच है आकिब जावेद, उनका बड़ा हमेशा से एक फर्म स्टांस रहा है मैच फिक्सिंग या स्पॉट फिक्सिंग के अगेंस्ट। लेकिन अब उन्होंने सेलेक्ट किया है तो लेट्स सी कि उनका स्टांस इस पर चेंज हो गया है या नहीं हुआ है। नेशनल टीम में वापसी के लिए तो चले कह रहे हैं कि मुश्किल है, लेकिन अगर वो फ्रेंचाइज क्रिकेट में या PSL की बात करें या अदर जगह पे अगर वो हाईलाइट हो जाते हैं परफॉर्मेंस देखे तो फिर पिक तो अब हो सकते हैं। और देखें, अब ये डिबेट फिर लंबी हो जाएगी। आना तो ना मोहम्मद आमिर को चाहिए था, ना ही सलमान बट को आना चाहिए था, क्योंकि इनके पे काफ़ी बड़े मतलब प्रूवन ये गिल्टी प्लेयर्स हैं। लेकिन अब आ गए हैं तो लेट्स सी कैसे इनकी परफॉर्मेंस जाती है। तो वो डिबेट पे हम जाना नहीं चाहते कि आना चाहिए था। अब इन प्लेयर्स की तो हमने बात की कि वो दोबारा से आए हैं, जो भी बैन था बहरहाल परफॉर्मेंसेस पर भी हमने बात की। लेकिन अब जो PSL का असासा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे क्रिकेटर्स की अगर बात की जाए तो हमने देखा कि यंग टैलेंट PSL प्रोड्यूस करने में कामयाब रहा है। और PSL जब स्टार्ट हो रहा था तो यही बात सबसे ज़्यादा इन डिस्कशन थी, जो तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स थे और आप लोग भी बारहा मुख्तलिफ चैनल्स में यही बात करते रहे कि जब अपनी PSL होती है, अपनी लीग होती है तो नया टैलेंट मिलता है। अब तक आपको कौन से ऐसे प्लेयर्स लग रहे हैं, इमर्जिंग टैलेंट कौन सा नजर आ रहा है आपको PSL में? देखिए, टैलेंट प्रोड्यूस PSL नहीं करिए, मैं फिर अपना पॉइंट दोहराऊंगा, उनको एक्सपोजर दे रही है। टैलेंट आपको मिलता है डोमेस्टिक क्रिकेट से। जितने भी लड़के आपको पास में मिले वो डोमेस्टिक की प्रोडक्ट्स थे और उसके बाद आके एक्सपोजर मिला PSL के अंदर, और हमारा क्राइटेरिया वैसा सेट हो चुका है कि वहाँ से फिर पिक वो आराम से हो जाते हैं। लेकिन इस साल के अगर हम देखते हैं जो टैलेंट अभी तक हमें कुछ मैचों में नज़र आया, जो हमें सबसे पहले लाहौर कलंदर के हारिस रऊफ, जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहे हैं, पेस भी उनके पास है, एक्यूरेसी उनके पास है, तो मैं कहूँगा कि फाइंड ऑफ द टूर्नामेंट अभी तक बॉलिंग के सिलसिले में अगर हम देखते हैं फास्ट बॉलिंग में तो दैट हैज़ टू बी हारिस रऊफ। उनकी अभी तक जैसे परफॉर्मेंस चल रही है, अगर हम उनकी स्ट्रेंथ की बात करते हैं रमशा, उस पे अगर उनकी परफॉर्मेंस भी दिखा रहे हैं, इससे पहले कि आप स्ट्रेंथ पर उनके कमेंट करें, उन्होंने अब तक 3 मैचेस खेले और उसमें उन्होंने 5 विकेट्स लिए, तो स्ट्रेंथ क्या रही वसीम? एक जो उनका मैच विनिंग स्पेल हमने देखा, 4 विकेट उन्होंने हासिल की। एक उनकी एक्यूरेसी, थोड़ा सा स्लिंगी उनका एक्शन है, थोड़ा सा मुश्किल है बैट्समैनों के लिए पिक करना। उसके बाद अगर आप उनका पिच मैप देखते हैं तो ही इज़ वेरी एक्यूरेट विद हिज यॉर्कर्स। पिच मैप आप देखेंगे तो अक्सर बॉल्स आपको यॉर्कर लेंथ के ऊपर नजर आएंगी, जहां से बैट्समैनों को ट्रबल हो रही है। उनके पास पेस भी है, एक्यूरेसी भी है, एक्शन भी अच्छा है। थोड़ा सा आगे चल के अब ये देखना होगा कि वो फिटनेस अपनी कितनी मेंटेन रखते हैं, इंजरी फ्री वो रहते हैं या वो नहीं रहते हैं। लेकिन अभी तक जिस तरह की परफॉर्मेंस वो दे रहे हैं, आगे चल के ये 1 से 2 मैचेस और भी जिता सकते हैं हारिस इसके अलावा और कौन से प्लेयर्स आपको अब तक नजर आए? देखिए, अगर हम स्पिनर्स की बात करते हैं उसमें लेफ्ट आर्म स्पिनर हमें नजर आए कराची किंग्स के उमर खान। यंगस्टर हैं, अभी 18-19 साल उनकी उम्र है, और उनके लिए मैं कहूँगा कि जो मोमेंट आया था इस PSL के अंदर वो सारी ज़िंदगी वो भुला नहीं सकेंगे, जब उन्होंने विकेट पिक की थी AB डिविलियर्स के अगेंस्ट लाहौर कलंदर्स। उनका भी एक्शन आपको बड़ा अच्छा एक्शन, एक्यूरेट एक्शन नज़र आता है आपको। एक्यूरेसी उनकी, उनका टेम्परामेंट आप देखिए कि इज इंजॉयिंग गेम। अगर आप उनके विजुअल्स भी देखते हैं उसमें नज़र आएगा कि जो होता है ना कि कुछ बच्चे अंडर प्रेशर आपको नज़र आते हैं बड़े स्टेज के ऊपर जाके, लेकिन उसकी जो स्माइल है, इज लाफिंग अराउंड, विकेट लेने के बाद जैसे वो सेलिब्रेट कर रहा है, दैट मीन्स कि बड़े मैचेस का, बड़े स्टेज का टेम्परामेंट उसके अंदर मौजूद है। तो उमर खान इज वन स्पिन डिपार्टमेंट पे टू लुक फॉरवर्ड टू कि आगे चल के ये आगे परफॉर्म करेगा। ओके, आफ्टर उमर खान
देखिए मुल्तान सुल्तान्स की अगर हम टीम देखते हैं तो वहाँ पे हमें नज़र आते हैं अली शफीक। पहले मैच के अंदर उन्होंने ज़बरदस्त बॉलिंग की, सिर्फ 11 रन उन्होंने दिए और उन्होंने 2 विकेटें हासिल की थी। अली शफीक वंस अगेन देखते हैं उनकी एक्यूरेसी इज़ द की, एक्सप्रेस पेस नहीं है उनके पास, मीडियम पेसर में आते हैं लेकिन डोमेस्टिक लेवल पे अच्छा परफॉर्म करके गए हैं वो, चाहे आप रेड बॉल क्रिकेट की बात करें या उसके बाद वाइट बॉल क्रिकेट की बात करें कि उसके अंदर भी उन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी थी। तो वो पिच को अच्छा रीड करते हैं, बैट्समैन को अच्छा रीड करते हैं, उसके बाद उनके कंट्रोल काफ़ी है, चाहे यॉर्कर्स की बात करते हैं चाहे आप स्लोअर बॉल्स की बात करते हैं, लेकिन उनकी जो लेंथ है दैट इज़ द की। तो अब ये जो आपने की प्लेयर्स बताएं कि बड़ा यंग टैलेंट प्रोड्यूस हो रहा है और यही जो है पीएसएल का की रोल है कि बहुत सारे प्रोड्यूस के अलावा जो है उनको चांस मिल रहा है, अगर वसीम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए। हम यहाँ पर ब्रेक ले लेंगे और भी प्लेयर्स की बात करेंगे, साथ साथ अब जो मैचेस हैं वो आज से शारजा में हो रहे हैं, तो वहाँ पर पिचेस क्या हैं, ग्राउंड की क्या कंडीशन है और उनका क्या इम्पैक्ट होगा अब आइंदा आने वाले मैचेस पर, इस पर बात करेंगे और वसीम से एनालिसिस लेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। HBL PSL खेल दीवानों का प्रेजेंटेड बाय कैडबरी, रिफ्रेश बाय स्प्राइट एंड पावर्ड बाय जैज। Welcome back to HBL PSL खेल दीवानों का प्रेजेंटेड बाय कैडबरी, रिफ्रेश बाय स्प्राइट एंड पावर्ड बाय जैज। आज मुकाबला हो रहा है मुल्तान सुल्तान वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स, और कौन सी टीम स्ट्रांग होगी, किसको कहां पर अब अपने जो की प्लेयर्स उनको यूज करना है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले वसीम, अब शारजा में जो मैचेस हो रहे हैं, कंडीशंस यकीनन दुबई और शारजा में डिफरेंस होगा, पिच को देखते हुए आपको क्या लग रहा है कि क्या डिफरेंस आ सकता है और किस तरह के अब मैचेस आगे होंगे? देखिए ओवरऑल अगर हम कंडीशंस की बात करते हैं, वेदर की बात करते हैं, तो उसमें तो खास डिफरेंस आपको नज़र नहीं आएगा, ज़्यादा दूर नहीं है दुबई शारजा से। ग्राउंड डेफिनेटली साइज़ का फ़र्क है, शारजा का छोटा ग्राउंड है, बाउंड्री का साइज़ वहाँ पे डिफरेंट है, और जो डिफरेंस आपको नज़र आएगा वो आपको नज़र आएगा पिच। कि दुबई के अंदर हमने देखा था कि दूसरे दिन के बाद पिच के ऊपर घास था जिसकी वजह से हेल्प मिल रही थी, वहाँ पे फास्ट बॉलर्स को लो स्कोरिंग मैचेस देखने को मिले। लेकिन शारजा की पिच की अगर हम बात करते हैं तो उसको आम जो लैंग्वेज है हमारी, हम उसमें कहते हैं शीशा पिच है, क्योंकि आप वहाँ पे खड़े होते हैं तो आपको अपना रिफ्लेक्शन नज़र आता है, वहाँ पे घास नाम की कोई चीज़ नहीं होती पिच के ऊपर, जिसकी वजह से बेहतर बाउंस मिलता है फास्ट बॉलर्स को। लेकिन जब बाउंस अच्छा मिलेगा, पेस अच्छी मिलेगी, दैट मीन्स के बैट के ऊपर बॉल भी अच्छा आता है, जिसका फ़ायदा बैट्समैनों को भी होता है। तो हाई स्कोरिंग मैचेस देखने की वहाँ पे एक्सपेक्टेशंस है कि वहाँ पे बेहतर बैटिंग हमें नज़र आएगी। अब दोनों के जो ग्राउंड्स हैं, शारजा के ग्राउंड्स और जो दुबई के ग्राउंड्स हैं, उनमें क्या डिफरेंस है, साइज़ में डिफरेंस है और उसका इम्पैक्ट आता है जो प्लेयर्स होते हैं, खासतौर पर अगर फील्डिंग की बात की जाए, क्योंकि फील्डिंग की बड़ी इंपॉर्टेंस है, तो उसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि देखें साइज़ का डेफिनेटली बॉलर्स को फिक्र पड़ जाती है कि उस साइज़ की बाउंड्री छोटी है, वहाँ पे बॉल में नहीं करना। बैट्समैन थोड़ा सा ना और शेयर हो जाते हैं, अगर मैं बैटिंग कर रहा हूँ मुझे पता है कि ये बाउंड्री छोटी है, यहाँ पे मुझे बॉल मिला तो मैं ईजिली हिट मारूंगा, हाफ हिट भी लगेगी तो वो क्लियर हो जाएगी, तो वो मेंटली थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ता है। साइज़ की वजह से आपको थोड़ी सी जो रनिंग बिटवीन द विकेट है वो कम नज़र आएगी, बाउंड्रीज पर ज़्यादा आपको जिसको कहते हैं 2s या 3s नज़र नहीं आएंगी, ज़्यादा सिंगल्स नज़र आएंगे या आपको बाउंड्रीज वहाँ पर ज़्यादा नज़र आएगी, अनलेस कि वो बॉल बिल्कुल ही गैप के अंदर जाए। बाकी आपने फील्ड प्लेसमेंट की जो बात की है, T20 क्रिकेट के अंदर फील्ड प्लेसमेंट इज़ द की, क्योंकि देखने में तो आपको लगता है कि बड़ी जल्दी मैचेस हो रहे हैं, उसके अंदर टाइम भी बड़ा कम होता है, लेकिन जो फील्ड प्लेसमेंट होती है कैप्टन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज वो होता है। अगर हम थोड़ी सी जेनेरिक बात करते हैं T20 के जो लॉज हैं या वाइट बॉल क्रिकेट के लॉज हैं, पावर प्ले अक्सर वर्ड यूज़ होता है, पहले 6 ओवर्स का पावर प्ले। पावर प्ले का जो मतलब है कि उसके अंदर फील्डिंग साइड रिस्ट्रिक्शन है उनको, वो सिर्फ 2 फील्डर्स सर्कल से बाहर रख सकते हैं, तो 30 यार्ड का सर्कल आपको नज़र आ रहा है। तो नॉर्मली हमने देखा है कि टीमें जब स्टार्ट करती हैं, फाइनल लेग उनका बाउंड्री पे होता है, उसके साथ साथ थर्ड मैन का फील्डर बाउंड्री पे होता है, बाकी फील्डर सर्कल के अंदर होते हैं। अब कैप्टन के लिए सबसे बड़ा यही चैलेंज होता है कि इन 2 फील्डों के साथ उसने कैसे खेलना है, क्योंकि पोजीशन कहाँ पे हमने लेके जानी है। आपने अक्सर देखा है कि फाइनल लेग की जगह स्क्वायर लेग का फील्डर पीछे रखा जाता है, स्लिप को निकाल के शॉर्ट फाइनल लेग के ऊपर रख दिया जाता है। अगर आपको याद हो कोयटा ग्लैडिएटर्स का मैच जब हुआ था पेशावर ज़ालमी के साथ, तो उसमें एक इंटरेस्टिंग मूव हमें नज़र आई थी डैरन सैमी की जानिब से, जब शेन वॉटसन ये लुक्ड इन गुड फॉर्म, वो बड़ी अच्छा बॉल को हिटे मार रहे थे, उसी ओवर में उमैद आसिफ को उन्होंने काफ़ी पनिश किया था, छक्का भी लगाया, 2 चौके भी लगाए, उसी ओवर में उनकी विकेट गिरी। उसका क्रेडिट जाता है डैरन सैमी की फील्ड प्लेसमेंट को। वेरी क्लेवरली उन्होंने क्या किया था कि वो थर्ड मैन के फील्डर भी ऊपर लेके आ गए थे, स्क्वायर लेग के फील्डर भी सर्कल के अंदर लेके आए, उसके बाद उन्होंने जो मिड ऑफ के फील्डर थे उनको लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पे भेजा, और उसके साथ जो मिड ऑन के फील्डर थे उनको लॉन्ग ऑन बाउंड्री पे भेजा। उसके बाद उमैद आसिफ जो बॉलर थे उनको इनकरेज किया कि आगे बॉल करें ताकि बैट्समैन सिर्फ सामने हिट मारे, और उन्होंने वो सामने हिट मारी और वो लॉन्ग ऑन बाउंड्री पे वो कैच हुए थे।
तो इट लुक सिंपल, लेकिन इसकी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है, इस पर काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग की जाती है कि कौन से बैट्समैन के लिए कौन से फील्डर ने ऊपर रखने हैं, कौन से फील्डर बाउंड्री पे जाएंगे, किसके लिए स्लिप रखनी है, किसके लिए नहीं रखनी है, किसके लिए ऑन साइड पे ज़्यादा फील्डर रखने हैं, किसके लिए ज़्यादा ऑफ साइड पे फील्डर रखने हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस होती है। और प्लेयर टू प्लेयर भी ये चेंज हो सकता है वसीम? प्लेयर टू प्लेयर ये चीज़ वेरी करती है, बॉलर टू बॉलर ये चीज़ वेरी करती है, उसके साथ साथ बैट्समैन टू बैट्समैन भी वेरी करती है। और शेन वॉटसन आपको आज भी नज़र आएंगे। तो यही प्लान होना चाहिए आज मुल्तान सुल्तान के बॉलर्स का भी, कि उनको इंकरेज किया जाए कि वो सामने हिट मारें, क्योंकि अक्सर टीमों को हमने देखा है कि वो उनको प्लान करती हैं शॉर्ट पिच बॉलिंग के ऊपर स्क्वायर लेग का फील्डर पीछे रख के, लेकिन वो जितनी ज़ोर से हिट मारते हैं, ऑस्ट्रेलियन है बैकफुट पे वो तगड़ा खेलते हैं, तो वो बाउंड्री आराम से वो क्लियर कर सकते हैं। लेकिन लेट्स होप कि मोहम्मद इरफान कौन सी लेंथ के ऊपर बॉल करते हैं। मुल्तान सुल्तान को तो आपने मतलब गेम प्लान दे दिया है सीक्रेसी के साथ बड़ी, क्योंकि आप मुल्तान सुल्तान से आपकी एक एफिलिएशन रही, तो एक सॉफ्ट कॉर्नर यकीन होगा। कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए भी आज क्या प्लान हो सकता है? उनको कहाँ सोचना होगा, क्योंकि आपको भी पता है वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स ऑफ मुल्तान सुल्तान। देखिए उसमें अगर हम कोयटा की कुछ गेम प्लान बता दें। कोयटा की अगर हम बात करते हैं तो अगर मुल्तान सुल्तान की बैटिंग की अगर हम बात करते हैं, उनका टॉप ऑर्डर स्ट्रगल कर रहा है। ओपनिंग में अभी तक हमें इस तरह की पार्टनरशिप नजर नहीं आई है। दोनों मैचेस में डिफरेंट कॉम्बिनेशंस खिलवाए गए हैं, तो अभी तक बड़ी परफॉर्मेंस नहीं आई है। लेकिन मिडिल ऑर्डर उनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर आप शोएब मलिक की बात करते हैं, शोएब मलिक के लिए की होगी कि उनको गैप्स ना दिए जाए। ही इज़ नॉट अ बिग हिटर ऑफ द बॉल, स्पेशली अगेंस्ट द फास्ट बॉलर्स। वो बॉल को नज अराउंड करते हैं, गैप्स ढूंढ के सिंगल टूज पे जाते हैं, तो उनके लिए जितने ये गैप्स क्लोज रखे जाएंगे, ये फील्डर ऊपर रखे जाए, ताकि शुरू में उनको सिंगल्स इजी ना मिले, क्योंकि वो ड्रॉप करके बॉल यहाँ पे रन लेने की कोशिश करते हैं। थर्ड मैन के ऊपर वो काफ़ी रन लेते हैं, तो मे भी एक एक्स्ट्रा फील्डर आ सकता है आपका कवर पॉइंट के ऊपर। थर्ड मैन अगर पीछे जाते हैं तो उनके अगर सिंगल्स रोके जाएँ शुरू में, बड़ी हिट के लिए उनको इन्वाइट किया जाए तो उनकी विकेट मिल सकती है। उसके बाद शाहिद आफरीदी हैं, उनके लिए तो फील्डर अगर वो हिट लगाते हैं तो आप यहाँ पे भी रख लें फील्डर, यहाँ पे भी रख लें, तो एट टाइम्स नज़र आता है कि वो सिर्फ देखने के लिए वहाँ पे मौजूद होंगे। लेकिन प्लान यही होना चाहिए। सिर्फ जो बॉलर भी काफ़ी होता है, उनके साथ आंड्रे रसल है, वो भी इतनी जोर से हिट मारते हैं, तो उनके लिए प्लान ये होना चाहिए कि सामने के फील्डर दोनों पीछे रख के उनको यॉर्कर्स किए जाएं, फुल लेंथ बॉल किए जाए, उनको इनकरेज किया जाए कि सामने हिट मारें, क्योंकि अगर आप लेंथ देंगे और शॉर्ट बाउंड्रीज हैं जो शारजा की, दे कैन ईजिली क्लियर दोज बाउंड्रीज। सो इनकरेज यही करना चाहिए, यॉर्कर लेंथ के ऊपर उनको बॉलिंग करनी चाहिए। शारजा क्रिकेट स्टेडियम की हम बात करें, PSL 3 के अगर रिकॉर्ड्स को देखा जाए तो अब तक जो 13 मैचेस वहाँ खेले गए शारजा में, और जो हाईएस्ट टोटल सेट किया वो 186 रन का था, और स्पेशली लाहौर कलंदर्स की जाने था। और लोएस्ट की बात की जाए तो वो भी सहरा लाहौर कलंदर्स के साथ जाता है, 100 रन उन्होंने स्कोर किए। तो ओवरऑल जो शारजा के क्रिकेट स्टेडियम है, वहाँ पर इस दफ़ा भी क्या हाई स्कोरिंग मैचेस होंगे, लो स्कोरिंग मैचेस होंगे, क्या होगा? देखिए अगर पिच ने वही हिस्ट्री रिपीट की तो हमें बेहतर मैचेस नजर आएंगे, हाई स्कोरिंग मैचेस नजर आएंगे। अब उसमें जो प्रॉब्लम आएगी लाहौर कलंदर्स को, कि मिक्स परफॉर्मेंस आपको लास्ट ईयर भी इसलिए नजर आई थी, 186 का टारगेट भी उनका ही था, उसके बाद 100 पे वो आउट भी हुए हैं। इस पर अब पेस ज़्यादा होगी, इस पिच के अंदर थोड़ा सा बाउंस ज़्यादा होगा, और हमने देखा था कि लाहौर कलंदर्स के ओपनर स्ट्रगल कर रहे थे वहाँ पे, तो जिसकी वजह से इस दफ़ा भी उनके लिए यही चैलेंज होगा। लेकिन अब दोनों टीमों का आज जो ओपनर्स हैं उनका रियल मानों में टेस्ट होगा कि मोहम्मद इरफान की अगर हम बात करते हैं, उनके सामने शेन वॉटसन होंगे, तो वो एक इंटरेस्टिंग हमें नजर आएगा मुकाबला, कि जब उनको बाउंस मिलता है गुड लेंथ एरिया से, तो ये चीज़ मुल्तान के बॉलर्स के फेवर में जाएगी। लेकिन साथ साथ हम देखते हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स, उनकी भी बॉलिंग लाइनअप तगड़ी है, उनके स्पिनर्स भी परफॉर्म कर रहे हैं, सुहेल तनवीर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो अच्छा एक इंटरेस्टिंग बैटल हमें देखने मिलेगा बॉल और बैट के दरमियान। लेकिन एक चीज़ जो बेहतर नज़र आनी चाहिए हमें, एक तो क्राउड, शारजा में हमने देखा है कि मच बेटर क्राउड आता है, उसकी लोकेशन ऐसी है कि वो मिडल ऑफ द सिटी है, जिसकी वजह से एक्सेस आसान है लोगों के लिए, वहाँ पे बड़ा क्राउड आपको नज़र आना चाहिए। आज साथ साथ हाई स्कोरिंग मैच भी देखने की वहाँ पे तो हाई स्कोरिंग मैच आप कह रहे हैं वसीम, लेकिन अगर बात की जाए मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लैडिएटर्स, अगर हेड टू हेड मैचेस रिकॉर्ड डिस्कस किए जाएं तो वेलकम बैक इन HBL PSL खेल दीवानों का, प्रेजेंटेड बाय कैडबरी, रिफ्रेश बाय स्प्राइट एंड पावर्ड बाय जैज़। बात हम कर रहे हैं आज के मैच की, कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान। क्या स्ट्रेंथ्स होंगी, क्या वीकनेसेस होंगी, कौन ये मैच जीत सकता है? प्रेडिक्शन जरा लेटर ऑन करेंगे आखिर में, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ओवरऑल देखते हुए। देखिए मुल्तान सुल्तान की अगर आप स्ट्रेंथ की बात करते हैं, जैसे बॉलिंग, क्या आप इरफान की बात करें या फिर जुनेद खान की बात करें, शाहिद आफरीदी की बात करें, उसके बाद ग्रीन खेल रहे हैं उधर से, उन्होंने भी अच्छी बॉलिंग की थी पहले मैच के अंदर, तो उनकी स्ट्रेंथ डेफिनेटली उनकी स्ट्रेंथ जो उनकी बॉलिंग नज़र आ रही है, जो एरिया कंसर्न का है वो उनका होगा बैटिंग, और आई एम श्योर कि वहाँ पे कोयटा ग्लैडिएटर उनको टारगेट करने की कोशिश करेगी, कि उनको जल्द से जल्द आउट करने की वो कोशिश करेंगे। अगर हम कोयटा की बात करते हैं तो दोनों तरफ से परफॉर्मेंसेज आपको नज़र आ रही हैं, चाहे सुहेल तनवीर की 4 विकेटें आप देखें बॉलिंग के अंदर, या फिर शेन वॉटसन की आप बैटिंग देखें, उसके बाद उमर अकमल की आप बैटिंग देखें, तो दोनों चीज़ें उनकी फ़िलहाल क्लिक किया हुआ है। लेकिन अगर आपको पॉइंट आउट करनी है कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, तो बैटिंग ज़्यादा स्ट्रेंथ है।
कोयटा ग्लैडिएटर्स की। तो दोनों की ऑपोजिट स्ट्रेंथ्स हैं, तो इंटरेस्टिंग मुकाबला एक देखने को हमें मिल सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखते हैं टॉस एज अ कितना टीम, मैटर कर सकता है? देखें अगर शारजाह में हम देखते हैं अब लेट्स सी के जो कंडीशंस हैं वो फेवरेबल होती हैं बॉलिंग के लिए कि नहीं, क्योंकि अर्ली ऑन हमने देखा था कि कभी कभी होता है कि थोड़ा सा मॉइस्चर पिच के अंदर शारजाह की मौजूद है, जिसकी वजह से थोड़ा सा अर्ली आपको एडवांटेज होता है बॉलर्स को। लेकिन लास्ट ईयर जो बाद के मैचेस हमने देखे थे उसमें तो परफेक्ट पिच था बैटिंग के लिए। कुछ टीमों ने टॉस जीता, बैटिंग करवाई और उसके बाद वो मैचेस भी हारे, जिसमें हम भी शामिल थे। मुल्तान सुल्तान वाले भी इस्लामाबाद को बैटिंग कराई, उन्होंने बड़ा टारगेट सेट किया। तो टीमों को अपनी अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर जाना होगा और हमने नॉर्मली देखा है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स चेज़ अच्छा कर लेते हैं। तो आई एम श्योर कि कोयटा ग्लैडिएटर्स चेज़ करने जाएंगे और वो उनकी स्ट्रेंथ चाहिए कि चेज़ अच्छा कर लेते हैं। दूसरी तरफ मुल्तान सुल्तान को अगर हम देखते हैं उनकी बॉलिंग स्ट्रेंथ है, तो थोड़ी सी अगर दिलेरी दिखाएं यहाँ पे शुएब मलिक, अगर वो टॉस जीते हैं और पहले वो बैटिंग करते हैं तो उसके अंदर ये हो सकता है कि उनकी बॉलिंग डिफेंड करने की सलाहियत रखती है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो थोड़ा सा एज में दूंगा यहाँ पे कोयटा ग्लैडिएटर्स को, एक ट्रैक रिकॉर्ड की वजह से और साथ साथ उनकी जो बॉलिंग भी चल रही है और बैटिंग में भी परफॉर्मेंसेज नजर आ रही हैं। ठीक है, कैप्टन्स कितने इंपॉर्टेंट होंगे, उनके वाइज डिसीजंस, क्योंकि मुल्तान सुल्तान की अगर बात की जाए तो उनको यकीनी तौर पे एक नए क्योंकि हैं वो नई उन्होंने एंट्री दी है, तो उनके लिए डिसीजंस लेना ओवरऑल शारजाह के अंदर वो कितना मैटर करता है? देखिए कैप्टन्स वेरी इंटरेस्टिंग आपको दोनों नाम नजर आएंगे, क्योंकि साउथ अफ्रीका टूर के ऊपर आपको नजर आया था सरफराज अहमद जब बैन हुए, उसके बाद कैप्टन कौन बना? शुएब मलिक। और हर तरफ ये बात चल पड़ी थी कि शुएब मलिक अब फ्यूचर में पाकिस्तान की कप्तानी वो करेंगे। बिल्कुल। दोनों एक्सपीरियंस कैप्टन्स हैं, चाहे आप डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करें या इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें, तो उन्होंने पाकिस्तान की कप्तानी की हुई है। तो थोड़ा सा जो एज मिलता है यहाँ पे सरफराज को एज अ कैप्टन, हालांकि टेक्निकली आप कह सकते हैं कि शुएब मलिक ज़्यादा एक्सपीरियंस है। प्रेडिक्ट आप क्या कर लेकिन रहे हैं, कौन सा मैच जो है वो जीत सकता है? आपके प्रेडिक्शन क्या है दोनों टीम्स में से? देखिए मुझे लग रहा है कि आज कोयटा ग्लैडिएटर्स कंटिन्यू रखेंगे अपनी परफॉर्मेंस को, क्योंकि मुल्तान सुल्तान की टीम अनप्रिडिक्टेबल है, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे पल्ला भारी नजर आ रहा है कोयटा ग्लैडिएटर्स। कोयटा ग्लैडिएटर्स का पल्ला आपको भारी नजर आ रहा है, जिस तरह से वसीम ने प्रेडिक्शंस दिए और मोस्ट ऑफ द प्रेडिक्शंस जो है ना वसीम की ठीक भी हुई हैं। अब देखते हैं कौन मैच जीता है। यहाँ से हमें इजाजत दीजिए फ्रॉम HBL PSL खेल दीवानों का, प्रेजेंटेड बाय कैडबरी, रिफ्रेश बाय स्प्राइट एंड पावर्ड बाय जैज। अल्लाह हाफिज़।